हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। शीरी और तालिश ने इस ड्रामे के बाद अच्छे से डिनर किया था और फिर दोनों घर वापस आ गए थे। तालिश चेंज करके बाहर गार्डन में आकर बैठ गया था। उसी वक्त शहरियार और नायल भी वहां पर आए थे। नायल बस घर के लिए निकल रहा था। तुम्हें क्या हुआ? किससे झगड़ा करके आए हो? नायल ने उसके सामने बैठते हुए पूछा। तुम्हारे साले से जिसे सुकून नहीं है, तालिश ने गुस्से से मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। इब्तिसाम की बात कर रही हो? शहरिया ने हैरानगी से पूछा। जी बिल्कुल, एक साला साहब आप हैं और दूसरा वो कमीना, तालिश ने कहा और फिर उसकी नजरों के सामने वही पर मंजर आ गया था। इसमें इब्तिसाम ने शीरी का हाथ पकड़ा हुआ था। कितनी शर्म की बात है ना तालिश, मेरे भाई होते हुए तुम उससे मार खा कर आ गए। नायल ने मुस्कुराहट दबाते हुए अफसोस से अपने गर्दन को हिलाते हुए कहा और शहरियार हंस पड़ा था। तुम लोग क्या चाहती हो कि मैं वहीं उसे जान से मार देता? तालिश ने दांत पीसते हुए कहा। नहीं नहीं यार, मैं पूरी उम्मीद है तूने भी उसकी अच्छी धलाई की होगी। शहरियार ने तालिश के कंधे को थपथपाते हुए कहा। तुम दोनों एक नंबर के कमीने इंसान हो। तालिश ने वहां से उठते हुए कहा और एक कमरे की तरफ चला गया, क्योंकि वही जानता था जब ये दोनों इकट्ठे होते तो तालिश बेचारा अकेला उनसे बातों में जीत नहीं सकता था, इसलिए वहां से चला गया। पीछे नाइल और शहरियार दोनों हंस पड़े थे। मैं भी निकलता हूँ, बीवी तो इंतजार कर रही होगी, लेकिन फिर भी जाना जरूरी है। बीवी तो इंतजार नहीं कर रही होगी, लेकिन फिर भी जाना जरूरी है। नाइल ने चाबियां पकड़ शहरिया को देते हुए कहा और वहां से चला गया। शहरिया वहीं पर बैठा नाइल की बात पर मुस्कुरा पड़ा था। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था जब मीरा वहां पर आई थी। मीरा ने शहरिया को देखा तो वहां से उल्टे कदम लेते हुए वापस जाने लगी, लेकिन शहरियार उसे दे चुका था। कहाँ जा रही हो? शहरिया ने बड़े लहजे में पूछा। मैं वो अंदर जा रही हूँ, मुझे जरूरी काम याद आ गया है। मीरा ने जल्दी से कहा। यहाँ कर बैठो। शहरिया ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। नहीं, मैं अंदर जा रही हूँ। मीरा कहकर जल्दी से अंदर जाने लगी, लेकिन शहरियार उसे बाजू से पकड़कर कुर्सी की जानब हल्का सा दिखा दिया, जो कि वहां पर बैठ गए थे। और शहरियार ने उसे दाएं और बाएं जानब हाथ रखे और थोड़ा उसकी तरफ झुका। उसके खौफ के मारे भी आंखें फैल गई थी। मुझसे चुप क्यों रही हो? शहरियार ने संजीदगी से पूछा। मीरा ने अपना हल्क तर्क किया था, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। नहीं तो मैं क्यों ऐसा करूंगी? मीरा ने शहरियार की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता मीरा? शहरियार की नजरें उसकी आंखों से होते हुए होंठों पर आकर ठहर सी गई थी। मीरा ने उसकी नजरों की तपश को महसूस करते उसके सीने पर हाथ रखे वहां से उठना चाहा, लेकिन शहरियार एक इंच भी अपनी जगह से हिला नहीं था। शहरियार, मुझे अंदर जाने दे, मीरा ने उसी अंदाज में कहा जैसे अभी रो पड़ेगी। शहरियार भी होश में आते हुए पीछे हुआ और मीरा एक सेकंड से पहले वहां से अंदर की तरफ भागी थी। क्या बनेगा तुम्हारा मीरा मैडम? शहरियार ने ठंडी आह बढ़ते हुए कहा और खुद भी अंदर चला गया। तुम्हारे डैड आए हुए हैं, रोबीना ने अहमर को देखते हुए कहा, जो अभी थोड़ी देर पहले ही घर वापस आया था। जी मैं उससे मिल चुका हूँ, वो किसी काम के सिलसिले में कहीं पे बैठ गए हुए हैं। आप मेरे लिए खाना लगा दें, मुझे भूख लगी है। अहमर कहते ही अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया था और रोबीना किचन की तरफ चली गई थी। थोड़ी देर बाद अहमर बाहर आए तो उसकी माँ खाना लगा चुकी थी। अहमर, मैं सोच रही हूँ और तुम्हारी शादी कर दूँ। तुम्हारे डैड तो चले जाते हैं और तुम भी घर से बाहर रहती हो, मैं यहाँ घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। रबीना ने अहमर को देते हुए कहा, जो हंस पड़ा था। माँ, आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए लड़की ढूंढ चुका हूँ। अहमद ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। क्या मतलब? तुम सच कह रहे हो? रुबीना ने खुशी से पूछा। बिल्कुल मेरी प्यारी माँ, बस मुझे कुछ दिनों तक मैं उससे आपको मिलवा दूंगा। अहमद ने कहा तो रुबीना का चेहरा खिल उठा था। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा, रुबीना ने कहा तो अहमद ने अपनी माँ का चेहरा देखकर नफी में सर हिलाया और मुस्कुरा पड़ा। वो जानता था कि उसकी माँ पिछले 2 सालों से उसके पीछे पड़ी हुई थी कि शादी कर लो, लेकिन वो हमेशा बात को टाल देता था और अब उसने खुद शादी की हामी भरी थी। रुबीना का खुश होना तो बनता था। मुजम्मिल गुस्से में घर वापस आया था। उसे जब महक ने बताया कि जुबैर जहाँ से चला गया था तो मुजम्मिल को अपना प्लान नाकाम होता हुआ नजर आया था, इसलिए गुस्से से बाहर आया था। लेकिन घर में जुबैर नहीं था। सर, आपसे मिलने कोई आया है। मुलाजम ने आकर मुजम्मिल को इतला देते हुए कहा। उसे ड्राइंग रूम में बैठा, मैं आता हूँ, मुजम्मिल ने कहा और खुद पुरस्कुन किए अपने कमरे से बाहर निकला था। शाहनवाज समंदर बैठा मुजम्मिल का इंतजार करा था और मुजम्मिल के आते ही वो खड़ा हो गया था। उसे किसी ने मुजम्मिल के बारे में बताया था कि वो हर तरह का काम पैसा लेकर कर देता है, इसलिए शाहनवाज यहाँ मौजूद था। मुजम्मिल ने सिकंदर और शाहनवाज को देखा नहीं था, वरना उसे पता चल जाता कि उसी शख्स ने जुबैर को जान से मारने की कोशिश की है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि मेरा तुम्हें किसने बताया, क्योंकि यहाँ पर हर कोई मुझे जानता है, इसलिए काम की बात करते हैं। मुजम्मिल ने संजीदगी से कहा। शाहनवाज ने नाइल और तालिश की तस्वीर को टेबल पर रखा। मुझे इन लोगों की मौत चाहिए, जितने पैसे तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मेरा काम होना चाहिए, शाहनवाज ने कहा। तो मुजम्मिल ने तस्वीरें उठाकर देखी थी। ये मुजम्मिल ने नाइक की तस्वीर देते हुए हैरानगी से कहा, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में इसका काफी बड़ा नाम था। तुम इसे जानते हो? शाहनवाज ने मुजम्मिल के चेहरे का तासा देते हुए पूछा। इसे यहाँ कोई नहीं जानता, जाना माना बिजनेसमैन है। ये जो इसके खिलाफ जाता है ना, उसे पता नहीं कि कहाँ पर भेजता है, पता ही नहीं चलता। मुजम्मिल ने संजीदगी से कहा। वो तुम्हारी इसके साथ क्या दुश्मनी है? मुजम्मिल ने पूछा। वो हमारा जाती मामला है, तुम ये बताओ तुम ये काम कर सकती हो या नहीं? शाहनवाज ने थोड़ा सा लहजे में पूछा। ठीक है, काम तुम्हारा हो जाएगा, मुजम्मिल ने वहां से उठते हुए कहा। और हाँ, पैसे मेरी मर्जी के होंगे, मुजम्मिल ले जाने से पहले कहा और वहां से चला गया।
और शाहनवाज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए थे। मजम्मा के घर से निकलने के बाद शाहनवाज मार्केट का आया था और उसने रुबीना के लिए कुछ चीजें लेनी थी। जब उसकी नजर शहरियार और तालिश पर पड़ी, शहरियार जबरदस्ती तालिश को अपने साथ लेकर आया था। उसकी एक जरूरी मीटिंग थी, लेकिन शहरियार उसे मार्केट ले आया। नाइल की सालगिरह थी और शहरियार उसके लिए गिफ्ट लेना था। शहरियार, तुम्हारी वजह से मैं अपनी इतनी अहम मीटिंग छोड़कर आया हूँ, तालिश ने शहरियार को देते हुए दांत पीसते हुए कहा। तुम्हारे भाई की सालगिरह है, उसी के लिए तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। शहरियार ने मुस्कुराहट कर कहा, जिसकी सालगिरह है ना, उसके लिए काम ज्यादा अहम है। तालिश ने घुटते हुए कहा, भाई इतनी भी कोई अहम नहीं थी। कहीं तुम उस लड़की की वजह से तो नहीं कह रहे जो इस मीटिंग में थी? बस अब मैंने भी शहरी को बता देना है कि तुम्हारे शो ने एक खूबसूरत सी सेक्रेटरी हायर की हुई है, बस फिर वो तुम्हें संभाल लेगी। शहरिया ने मुस्कुराहट बताते हुए कहा, ओ भाई तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आजकल तो वैसे ही उसके साथ बहुत ही चल रहे हैं। मुझे कमरे से बाहर निकालने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगी। और तालिश अपने कांधे पर हाथ रख के शहरी के हाथ को पीछे करते हुए कहा। उससे पहले कि शहरियार मजीद कुछ कहता, उसकी नजर सामने खड़े हुए शाहनवाज पर पड़ी थी और शहरियार को खामोश देकर तालिश ने भी सामने देखा था। तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? शाहनवाज ने शहरियार को देते हुए पूछा। आप ये सवाल पूछने का हक खो चुके हैं साईं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा भाई और दोस्त दोनों है। शहरियार ने पुख्ता लहजे में कहा और तालिश के चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए शहरियार को देखा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाएं अपनी दूसरी बीवी बच्चों के पास, शहर में आप इसलिए तो आते हैं। शहरियार ने कहा तो शाहनवाज ने हैरानगी से तो देखा था। चलो तालिश। शहरियार अपने बाप के चेहरे की उड़ी हुई रंगत देकर वहां से चला गया था। सुसर जी, आपको लगता है कि आपका बेटा नहीं जानता कि आप क्या क्या कुछ करते फिर रहे हैं? उसे सब मालूम है, तालिश ने तीखे लहजे में कहा और खुद भी वहां से चला गया था। और शाहनवाज अभी भी वैसे ही वहां पर खड़ा था। उसे तो यही मालूम था कि उसकी दूसरी शादी का किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वो गलत था। शहरियार सब जानता था। अब कहाँ जा रहे हो? तालिश ने घर में बैठते हुए शहरियार से पूछा। घर? सारा मूड खराब हो गया है, शहरियार के मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा था। ओ भाई, मैं आज का दिन तो अपना जाया नहीं होने दूंगा। हम किसी और जगह पर चलते हैं, वहां से गिफ्ट ले लेंगे और आज का सारा दिन मैं अपने भाई के साथ गुजारूंगा। तालिश ने आखिरी बात शहरियार को देते मुस्कुराहट दबाते हुए कह दी। जो ना चाहते हुए भी हंस पड़ा था। वो जानता था कि तालिश उसे किसी और मार्केट में लेकर इसलिए जाना चाहता था ताकि उसका मूड ठीक हो सके। ठीक है, शहरियार ने कहते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दे। जुबैर ने नाइल से परी का नंबर लिया था और इस वक्त वो जितने गुस्से में था, उसका दिल कर रहा था इस लड़की का सर फाड़ दे। उसने परी का नंबर डायल किया, लेकिन बेल जाती रही थी। परी ने कॉल नहीं उठाई। उसने जब मैसेज छोड़ा कि मैं जुबैर हूं, तब परी ने कॉल अटेंड की थी। अस्सलाम वालेकुम। जुबैर की बारी आवाज़ सुनकर इकबाल के लिए परी का दिल जोर से धड़का था। वालेकुम सलाम, मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? परी ने हैरानगी से पूछा। तुम्हारे भाई से, जुबैर ने अपने लहजे में शोही लिए कहा। भाई ने आपको नंबर दे दिया? परी ने मुस्कुराकर पूछा। बिल्कुल, मैं तुम्हारे भाइयों से मिल चुका हूँ और उनको मैं काफी पसंद भी आया हूँ। बस अब मैं अपने चचा के साथ तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें अपने नाम लिख लूंगा, जुबैर ने गहरे लहजे में कहा, जिस पर परी ने अपने होंठों के कोनों को दांतों तले दबाया था। होंठों को दांतों से आजाद करो, जुबैर ने कहा तो परी ने घबरा कर इधर उधर देखा था। अब यहीं कहीं हो क्या? परी ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, महसूस करो, पता चल जाएगा तुम्हें, जुबैर ने गंभीर लहजे में कहा। मैं बाद में बात करती हूँ, परी ने कहते ही फोन बंद कर दिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जुबैर ने अपने मोबाइल को देखा और मुस्कुरा पड़ा। उसका गुस्सा अब कहीं पर गायब हो गया था। उसने गाड़ी को घर की तरफ घुमाया और वहां से चला गया। जुबैर घर आया तो सामने से मुजम्मिल बैठा हुआ नजर आया था। जुबैर, मुझे तुम्हें बताना पसंद करोगे कि मुझे बिन बताए तुम क्लब से कहाँ चले गए थे? जानते हो मुझे सलमान के सामने कितनी शर्मिंदगी हुई? मुजम्मिल ने गुस्से से जुबैर को देते हुए कहा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे आपके काम में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अपने पार्टनर्स को मुझसे मत मिलाया करे, और अगर वो लड़के दोबारा मेरे सामने आए तो मैं उसकी जान ले लूंगा। जुबैर ने भी सख्त लहजे में कहा। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो जुबैर, मैंने सलमान से वादा किया है कि उसकी बेटी तुम्हारी बीवी बनेगी और मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी ऐसा वैसा फजूल करो, मुजम्मिल ने कहा। तो जुबैर ने बेचैनी से चचा को देखा था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं शबनम को पसंद करता हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ, फिर भी आपने उस लड़के के साथ मेरी शादी का वादा कर दिया। अगर मुझे शबनम ना मिली होती तो मैं भी फिर भी उस लड़के के साथ कभी भी शादी ना करता, जुबैर ने गुस्से से अपने चचा को देते हुए कहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका चचा सब कुछ जानने के बावजूद ऐसा कर सकता है। तुम महक को बुरा भला कह रहे हो तो तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि तुम्हारी शबनम अभी तक पाक साफ होगी? वो लड़की जिंदा कैसे बच गई? किन लोगों के पास रही? उससे पहले कि मुजम्मिल मजीद कुछ कहता, जुबैर ने वहीं पर हाथ का इशारा करते मुजम्मिल को रोक दिया था। बस चचा जान, बहुत हो गया, अब मजीद मैं शबनम के बारे में कुछ भी फजूल में नहीं सुनूंगा, और मैं इस बात का हक आपको नहीं देता कि आप मेरी शबनम के किरदार पर उंगली उठाए, जुबैर ने डांटते हुए कहा। जुबैर, मत भूलो कि आज तुम जिस मुकाम पर हो सिर्फ मेरी वजह से हो, मुजम्मिल ने भी गुस्से से कहा। जानता हूँ चचा जान, लेकिन आपके बिजनेस को मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूँ और अब जो मैं अपना ऑफिस बनाया है उसमें सिर्फ मेरी मेहनत शामिल है। आपसे लिया गया एक एक रुपया मैं आपको वापस कर चुका हूँ, तो अब मेरे ऑफिस से, मेरे बिजनेस से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। और हाँ,
میں آج ہی یہاں سے جا رہا ہوں. مجھے آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا کر دیتے ہیں. زبیر نے اپنی ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے ہوئے ساتھ لہجے میں کہا اور وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا. نہیں زبیر، اتنی آسانی سے تو میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا. مزمل نے ٹیبل پر ٹھوکر مارتے ہوئے غصے سے کہا. مجھے باہر جانا ہے، وہ سامنے پارک میں وہاں جانا چاہتی ہوں. سیرت نے ملازمہ کو دیتے ہوئے کہا. میڈم، سر نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے. آپ کال کر کے سر سے اجازت لے لیں. ملازمہ نے نظر جھکا کر کہا. اب مجھے باہر جانے کے لیے اس خروس کی اجازت لینی پڑے گی. سیرت نے دل میں سوچا. میرے پاس موبائل نہیں ہے. سیرت نے کہا تو ملازمہ نے ٹیلی فون کی طرف اشارہ کیا اور اسے نمبر ڈائل کر کے دیا. نائل لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا. گھر کا نمبر دیکھ کر نائل نے جلدی سے کال اٹینڈ کی. ہیلو سکینہ، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ سیرت ٹھیک ہے؟ نائل نے جلدی سے پوچھا کیونکہ گھر سے صرف ملازمہ کی کالی آتی تھی. نائل کی آواز سن کر سیرت کی جمع کی بھی ہمت جواب دے گئی تھی اور اب اسے کیسے پوچھتی کہ وہ باہر جانا چاہتی ہے. تھوڑی دیر خاموشی کے بعد نائل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی. جانا، آج کیسے آپ نے خود اس ناچیز کو یاد کر لیا؟ نائل نے پیچھے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا. وہ جان کیا تھا کہ دوسری طرف کال پر کون موجود ہے. سیرت کو حیرت ہوئی تھی کہ اسے کیسے پتا چلا کہ سیرت نے اس سے فون کیا ہے. وہ مجھے آپ سے اجازت چاہیے. سیرت نے اپنا حلق کرتے ہوئے کہا. اجازت؟ کیسی اجازت؟ نائل کو حیرانگی سے پوچھا. اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی کہ سیرت اسے اجازت مانگ رہے تھے. وہ میں گھر میں بیٹھی بور ہو رہی تھی. کیا میں گھر کے سامنے والے پارک میں تھوڑی دیر کے لیے جا سکتی ہوں؟ سیرت نے گھبراتے ہوئے پوچھا کہ کہیں منع ہی نہ کر دے. نائل کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا. ٹھیک ہے، چلی جاؤ. اپنا خیال رکھنا، جلدی واپس آنا اور ملازمہ کو ساتھ لے کر جانا. نائل نے ایک ہی سانس میں سے سب کچھ کہہ دیا تھا. جی. سیرت نے بس اتنا کہتے ہوئے فون رکھ دیا تھا اور نائل نے کان سے پیچھے کر کے موبائل کو دیکھا اور مسکرا پڑا. سیرت ملازمہ کو اپنے ساتھ لیے پارک میں چلی گئی تھی. بچے کھیل رہے تھے اور باہر آ کر سیرت کو سکون محسوس ہوا تھا. ملازمہ دور کھڑی فون پر بات کر رہی تھی. اس کی امی کی کال آئی تھی. ایکسکیوز می، کسی کی باری آواز سے سیرت کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور سیرت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر احمد چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے کھڑا تھا. احمد اکثر اس پارک میں آتا تھا لیکن اس کی نظر اچانک سیرت پر پڑی. پہلے تو اسے یقین نہیں آیا تھا کہ سیرت اس کی آنکھوں کے سامنے ہے اور اس موقع کو وہ گنوانا نہیں چاہتا تھا. اس لیے چلتا ہوا سیرت کے پاس آیا تھا اور اسے مخاطب کیا. سیرت نے ناسمجھی سے احمد کی طرف دیکھا جو کہ بلو جینس کے ساتھ ہی وائٹ شرٹ پہنے ہوئے گلاسز لگائے سیرت کے سامنے کھڑا تھا. کیا میں آپ کا موبائل یوز کر سکتا ہوں؟ دراصل میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور میرے موبائل کی بیٹری بھی ڈیڈ ہے. احمد کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو یہی بہانہ بنا دیا. میں آپ کی مدد ضرور کرتی لیکن میرے پاس موبائل نہیں ہے. سیرت نے احمد کی طرف دیتے ہوئے کہا. او چلیں، کوئی بات نہیں، میں کسی اور سے پوچھ لیتا ہوں. احمد نے ہلکا سا مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلا گیا. سیرت پھر سے بچوں کی طرف دیکھنے لگی. اسے دور سے کچھ پھول نظر آئے جو کافی خوبصورت لگ رہے تھے. سیرت ان پھولوں کی طرف گئی اور ہر رنگ کے ایک ایک پھول کو توڑنے لگی. احمد وہاں سے گیا نہیں تھا بلکہ اس نے اپنا موبائل نکال کر اسے بہت سی سیرت کی تصویریں لی تھی. تو آخرکار تو مجھے مل ہی گئی سویٹی. احمد نے چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے کہا اور وہاں کھڑا سیرت کو دیکھنے لگا. جب تک سیرت وہاں رہی تھی اور احمد کھڑا اسے دیکھتا رہا. پاسٹ، اسکندر کے والد گلزار نے ایک بچے کو لے کر گود لیا تھا. ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن جب ان نے بچے کو گود لیا تو اللہ نے ان کی بھی سن لی اور گلزار کی بیوی نے ایک لڑکے کو جنم دیا جس کا نام اسکندر رکھا تھا. لیکن ان کا بڑا بیٹا یاور تھا. چونکہ یاور کے ماں باپ جو ایک حادثے میں گزر چکے تھے اور گلزار یاور کے باپ کا اچھا دوست بھی تھا، اس لیے دونوں کی وفات کے بعد یاور کے آگے پیچھے کوئی نہ ہونے کی وجہ سے گلزار نے اسے گود لے لیا تھا. لیکن گلزار نے یاور کے ساتھ اس کے باپ کا نام خانزادہ ہی لگایا تھا. اسکندر کے بعد گلزار کو اللہ نے ایک اور بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام شاہ نواز رکھا گیا تھا. اور شاہ نواز کے بعد بیٹی کی پیدائش پر گلزار کی بیوی حلقے حقیقی سے جا ملی تھی اور گلزار نے اپنے چاروں بچوں کو خود پالا تھا. یاور جب بڑا ہوا تو گلزار نے اس کے سامنے اپنی خواہش رکھی کہ وہ اپنی بیٹی کو اس حویلی میں رکھنا چاہتا ہے. یاور گلزار کی بات سمجھ گیا تھا اور اسے بھی شمیم سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا بلکہ اس کی آنکھوں کے سامنے بڑی ہوئی تھی. یاور اور شمیم کی شادی کے ساتھ ہی اسکندر اور نیلم کی شادی بھی ہو گئی تھی. یاور شمیم کے ساتھ بہت ہی خوش تھا اور شمیم بہت ہی اچھی لڑکی تھی. کچھ ماہ بعد شاہ نواز کی شادی بھی ننگین سے کر دی گئی. گلزار بیمار رہنے لگا تھا اس لیے گاؤں کے کام وغیرہ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا اور یہ ذمہ داری گلزار نے یاور کو دی. لیکن اسکندر اور شاہ نواز کو یہ بات ہرگز پسند نہیں آئی تھی لیکن خاموش رہے. دن گزرتے گئے. اللہ نے شمیم اور یاور کے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا تھا اور نیلم کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام اسکندر نے ابتسام رکھا تھا. اور شہریار اور تالش کی پیدائش میں ایک دن کا فرق تھا. شاہ نواز بہت ہی خوش تھا. دن گزرتے گئے اور گلزار نے یاور کو اپنی جگہ دینے کا سوچا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یاور اسکندر اور شاہ نواز سے زیادہ سمجھدار ہے. یاور اور شمیم نے یہ ذمہ داری بہت اچھے سے سنبھالی تھی. گاؤں والے دونوں میاں بیوی سے بہت ہی خوش تھے. دونوں گاؤں کی مدد کرتے تھے لیکن اسکندر کا صبر جواب دے گیا تھا. جو مقام یاور کو ملا تھا اس پر اسکندر کا حق تھا. اس نے کچھ نہ کچھ کرنے کا سوچا تھا اور اپنے ساتھ شاہ نواز کو بھی ملا لیا. اگر یاور زندہ رہتا تو جائیداد میں سے بھی اسے حصہ دینا پڑتا تھا. تالش کے بعد
शमीम के यहाँ एक प्यारी सी गुड़िया पैदा हुई थी जिसका नाम गुलजार ने मीठा रखा था और इसी वक्त कह दिया था कि वो मेरे इब्तिसाम की दुल्हन बनेगी। इब्तिसाम ने छोटी सीरत थी और शहरिया के बाद शबनम और आहार में शीरी पैदा हुई थी। सिकंदर और शाहनवाज सोचते रहे कि किस तरह हिजाबों को रास्ते से हटाया जाए। उनके काफी मंसूबे नाकाम भी हुए थे। वक्त गुजरता गया और बच्चे बड़े हो गए। गुलजार अब बिल्कुल भी बेड से लगकर रह गया था। उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर लिया था। वो चाहता है कि मीरा और इब्तिसाम का निकाह उसके आंखों के सामने हो जाए। यावर सोच में पड़ गया था क्योंकि मीरा अभी काफी छोटी थी और गुलजार की बात की वो नफी नहीं काटता था। इब्तिसाम की उम्र 20 साल की थी। काफी सोचने के बाद यावर और सिकंदर ने अपने बाप की हालत दोनों का निकाह कर दिया था। इब्तिसाम को मीरा पसंद नहीं थी लेकिन फिर भी उसने बाप के कहने पर निकाह कर लिया और निकाह के एक हफ्ते बाद ही गुलजार का इंतकाल हो गया था। हवेली वाले काफी दुखी थे। फिर गुलजार के गुजरने के बाद सिकंदर और शाहनवाज ने यावर और शमीम को मारने का प्लान बनाया क्योंकि अब अपने बाप के होते हुए भी वो बहुत बार ऐसा कर चुके थे लेकिन उस वक्त कामयाब नहीं हुए थे। कैसी तबीयत है तुम्हारी? नायल ने कमरे में आते हुए सीरत को देते हुए पूछा। आज उसका लहजा थका सा सीरत को लगा था। वैसे तो नायल आती ही फ्रेश होने चला जाता था लेकिन अब आकर सोफे पर टेक लगाए आंखें मूंदे बैठ गया था। सीरत ने नजर नायल की तरफ देखा। सामने बैठा इंसान उसका शोहर था जो अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा था। जैसा हम सफर एक लड़की चाहती है नायल वैसा ही था लेकिन जो कुछ उसने सीरत के साथ किया था वो सब बातें सीरत को नायल से दूर कर रही थी। सीरत चलती हुई नायल के पास आई और कुछ फासले पर ही उसके पास बैठ गई। नायल महसूस कर चुका था लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। नायल, सीरत ने हिम्मत करते हुए नरम लहजे में नायल को पुकारा जिससे जड़ से आंखें खोलकर अपने साथ बैठी हुई सीरत को देखा था। उसकी आंखें सुरख थी। न जाने उसे आज क्या हुआ था। प्लीज सीरत, तलाक के अलावा कोई भी बात कर लेना लेकिन ये बात मत करना। मैं तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहता, ना ही तुम्हें तकलीफ देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें तकलीफ देने के बाद मैं भी सुकून में नहीं रहता, इसलिए कोई और बात करो। नायल इल्तिजा करते हुए सीरत को देते हुए कहा क्योंकि उसे यही लगा था कि सीरत तलाक की बात करने के लिए आई है। सीरत खामोशी से उसे सुन रही थी। आप ठीक हैं? सीरत ने संजीदगी से पूछा। नायल ने हैरानगी से उसको देखा था क्योंकि वो इस बात की तवक्को नहीं कर रहा था कि सीरत उसे ये सवाल करेगी। तुम्हें फर्क पड़ता है मेरे ठीक होने या ना होने से? नायल ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा और सीरत खामोश ही रही थी। आज के दिन मेरे मॉम डैड हमें छोड़कर चले गए थे, नायल ने गहरा सांस लेते हुए खुद ही बताया। सीरत ने नजर झुका ली थी। अब उसे नायल की हालत की समझ आ गई थी। जानती हो सीरत, मेरी मॉम डैड की जान किसने ली थी? नायल का लहजा पल में सर्द हुआ था और सीरत ने नजर उठाकर नायल की तरफ देखा। है छोड़ो, नायल कहते ही वहां से उठकर जाने लगा था। सीरत जो उसके जवाब का इंतजार कर थी, नायल के उठने पर खुद भी वहां से उठ गई थी और उसने जल्दी से नायल का हाथ पकड़ा जो आज उसे शॉक पर शॉक कर रहे थे। कौन था वो? आपकी मॉम डैड की मौत तो कार एक्सीडेंट में हुई थी ना? सीरत ने संजीदगी से पूछा। नायल ने पहले उसके हाथ को देखा और फिर उसे बाजू से पकड़कर पीछे दीवार के साथ लगाया था जिसे जोर से पीछे दीवार से लगने की वजह से तकलीफ से आंखें बंद की थी। तुम इतनी मासूम क्यों हो सीरत? यहाँ जानबूझकर ऐसा करती हो? तुम्हारे बाप और चचा ने मेरी मॉम डैड की जान ली थी और देखो उसी शख्स की बेटी को मैंने अपनी बीवी बना लिया और उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। नायल ने खोखली हंसते हुए कहा और सीरत ने बेयकीनी से नायल को देखा था। आप झूठ बोल रहे हैं। बाबा साईं अपनी बहन को कैसे मार देते हैं? सीरत ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। नायल ने अपनी सुरह आंखों से सीरत को देखा और खामोशी के साथ वहां से पीछे हट गया था क्योंकि वो जानता था कि अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ रुका तो सीरत को नुकसान पहुंचा देगा। नायल, मेरे सवाल का जवाब दे। सीरत ने नायल को जाते हुए देखा तो चिल्लाकर कहा, तुम्हारे घटिया बाप ने मारा है उन दोनों को जिस तरह उन्होंने शबनम को मारने की कोशिश की थी। और प्लीज ये मत कहना कि तुम्हारा बाप ऐसा नहीं कर सकता। ये वो तुम्हारा बाप इंसान के रूप में छुपा हुआ एक शैतान है जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे बाप को मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा और अगर तुमने दरमियान में आने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारा भी लिहाज नहीं करूंगा। नायल ने सीरत को देते हुए माथे पर सत तेवर लिए कहा और वहां से चला गया। सीरत अभी भी वहां पर खड़ी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बाप इस हद तक गिर सकता है। हो सकता है कि नायल झूठ बोल रहा हो। सीरत ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। मैं तुम्हारे भाई से बात करने वाला हूँ। शारिया ने मीरा को अकेला खड़ा देखा तो उसके साथ खड़े होते हुए बड़े लहजे में कहा। किस बारे में? मीरा ने लहजे में हैरानगी लिए हुए शारिया को देते हुए पूछा। हमारे निकाह के बारे में। शारिया ने कहकर मीरा के चेहरे के तासर देखने लगे जिसने शारिया की तरफ ऐसे देखा था जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। क्या? मीरा ने दोबारा पूछा। मैं अपने और तुम्हारे निकाह की बात नायल से करने वाला हूँ। तुम्हें कोई मसला है? शारिया का पूरा ध्यान मीरा की तरफ था। मुझे आपसे निकाह नहीं करना। मीरा कहकर जल्दी से वहां से जाने लगी लेकिन शारिया ने उसे बाजू से पकड़कर खुद की तरफ खींचा था जो उसके सीने से आ लगी। वजह जान सकता हूँ? शारिया के दांत पीसते हुए पूछा। नहीं, मैं आपको वजह बताना पसंद नहीं करती, मीरा ने संजीदगी से कहा। और मुझे आपसे निकाह नहीं करना, मीरा ने शारिया की आंखों में देते हुए कहा। तो ठीक है, तुम्हें नहीं करना चाहती लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ ना, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। शारिया ने अपने हाथ की पूंछ से उसके गाल से लाते हुए गंभीर लहजे में कहा। शारिया छोड़े मुझे, मीरा ने सख्त लहजे में कहा। अब तो उसे शारिया से डर लगने लगा था। इसने कहाँ शारिया का ऐसा रूप देखा था।
تم بھی تو اس سے ڈر گئی نا جب میری دلہن بن کے میرے کمرے میں آ گئی. تم تو اب بھی سے ڈر گئی جب میری دلہن بن کے میرے کمرے میں آ گئی تو پھر تمہاری حالت کیا ہوگی. شہریہ نے میرا کے کان کے پاس جھکتے ہوئے سومینی انداز میں کہا اور میرا ہولے ہولے کانپ رہی تھی. شہریہ نے جب محسوس کیا تو اسے چھوڑ کر پیچھے کھڑا ہو گیا. میرا نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا اور اندر کی طرف بھاگے. شہریہ ابھی بھی کھڑا اسے وہاں سے اندر جاتا ہوا دیکھ رہا تھا.